सी देखते हैं, जस्टिफाइड करके बताइए रोल ऑफ द पब्लिक डेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द फिजिकल पॉलिसी। तो जो रीजनल पॉलिसीज होती है पब्लिक बोरोइंग्स एंड डेट रीपेमेंट की, वो पोटेंशियल वेपन है फाइट करने के लिए इन्फ्लेशन डिफ्लेशंस। बोरोइंग्स जो होती है पब्लिक से जो ली जाती है, कैसे सेल करके बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटी, वो कर्टेल्स करता है कि एग्रीगेटेड डिमांड्स हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर। यानी गवर्नमेंट पब्लिक से बोरो करती है क्या करके, सेल करके बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज, जिससे एग्रीगेटेड डिमांड हो जाती है इकोनॉमी के अंदर। रीपेमेंट जो होता है डेट का बाय द गवर्नमेंट, वो इंक्रीज कर देता है अवेलेबिलिटी ऑफ द मनी इन द इकोनॉमी। जब गवर्नमेंट रीपेमेंट करती है तो उससे मनी जो होता है अवेलेबिलिटी का, मतलब जो अवेलेबल होना चाहिए मनी, वो इंक्रीज़ हो जाता है इकोनॉमी के अंदर, एंड ये इंक्रीज़ कर देता है एग्रीगेटेड डिमांड। जो पब्लिक डेट होता है वो इंटरनल हो सकता है या तो एक्सटर्नल हो सकता है। जो गवर्नमेंट है अगर वो बोरो करती है उसके खुद के पीपल से इन द कंट्री, तो उसको बोलते हैं इंटरनल डेट। अगर वो गवर्नमेंट बोरो करती है आउटसाइड सोर्स से तो उसको बोलता है एक्सटर्नल डेट। पब्लिक डेट जो होता है वो दो फॉर्म्स में होता है, मार्केट लोन्स एंड स्मॉल सेविंग्स के फॉर्म्स में। बी का फर्स्ट देखते हैं, डिस्क्राइब कीजिए वेरियस टाइप्स ऑफ द एक्सटर्नलिटीज़ जो कॉज करता है मार्केट फेलियर्स। 4 मेजर रीजंस होते हैं मार्केट फेलियर्स के: मार्केट पावर, एक्सटर्नलिटी, पब्लिक गुड्स एंड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। समटाइम्स जो एक्शंस किया जाता है कंज्यूमर्स या तो प्रोड्यूसर्स के द्वारा, वो रिजल्ट करता है कॉस्ट बेनिफिट जो रिफ्लेक्ट करता है एज अ पार्ट ऑफ द मार्केट प्राइस। सच कॉस्ट और बेनिफिट जो होते हैं वो अकाउंट नहीं किए जाते मार्केट प्राइस में, इसलिए उसको एक्सटर्नलिटी किया जाता है क्योंकि वो एक्सटर्नल है मार्केट से। 4 पॉसिबल एक्सटर्नलिटीज़ हैं टाइप्स हमारे पास। तो नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी, जहाँ पर क्या होता है, तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इनिशिएट करता है प्रोडक्शन को, जो इम्पोस्ट करता है एक्सटर्नल कॉस्ट को ऑन दी अदर के ऊपर ये एक्सटर्नल कॉस्ट लगाता है। यहाँ पर रिसीव्ड किया जाता है बाय दी अनदर कंजम्पशन या तो प्रोडक्शंस। एग्जांपल्स में देखते हैं, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी अकर्ड होता है जब फैक्ट्री प्रोड्यूस करता है एल्यूमिनियम और वो डिस्चार्ज करता है उसका अनट्रीटेड वेस्ट वाटर कहाँ पर, नियर बाय रिवर्स के अंदर। मतलब रिवर्स के अंदर उसका जो भी वाटर्स होता है एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होने के बाद जो भी वेस्ट बचता है उसका वाटर्स, उसको वो कहाँ छोड़ देता है, नियर बाय रिवर्स के अंदर छोड़ देता है, जिससे रिवर्स क्या हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है। जो हेल्थ हैज़ार्ड्स हो जाती है पीपल्स के लिए जो उसको यूज़ करते हैं, उस वाटर को जो भी पीपल यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग के लिए या तो बाथिंग के लिए, तो वो उनके लिए हेल्थ हैज़ार्ड हो जाती है। एडिशनली देयर इज़ नो मार्केट, यहाँ पर कोई मार्केट नहीं है जो ये एक्सटर्नल कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करेगा, और जो ये एक्सटर्नल कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करेगा इन द प्राइस ऑफ द एल्यूमिनियम, मतलब इसको जोड़ा भी नहीं जाता प्राइस ऑफ द एल्यूमिनियम के अंदर। पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी है, पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी रिसीव्ड होती है इन द कंजम्पशन, जहाँ पर इंडिविजुअल रेस करता है अट्रैक्टिव गार्डन्स एंड persons walking by enjoying the gardens. These external factors were not in fact considered when production decisions were made. प्रोडक्शन पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज़ में क्या था, तो एक पॉजिटिव प्रोडक्शन होता है एक्सटर्नलिटी का जहाँ पर रिसीव्ड होता है कंजम्पशन। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि एक इंडिविजुअल अगर रेस करता है अट्रैक्टिव गार्डन्स, तो उससे पर्सन जहाँ जो भी वहाँ पर वॉक करने आते हैं वो एंजॉय करते हैं गार्डन को और वॉकिंग को, जिससे क्या होता है एक्सटर्नल इफ़ेक्ट जो जिससे क्या होता है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ क्रिएट होती है। और इसको हम लोग इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स, ये जो एक्सटर्नल इफ़ेक्ट आ रही है इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते प्रोडक्शन डिसीजंस के अंदर। नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज़ आर एक्सटेंसिवली एक्सपीरियंस्ड बाय द यूज़ इन डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ के अंदर हम लोग को ये एक्सपीरियंस किया जाता है। सच नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी इनिशिएट करता है कंजम्पशंस के अंदर, जहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है एक्सटर्नल कॉस्ट ऑन दी अदर में बी रिसीव्ड इन कंजम्पशंस या तो इन
कंजम्पशन या तो और इन प्रोडक्शन, कंजम्पशन या तो प्रोडक्शंस के अंदर हमको ये पाया जाता है। पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी, पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी इनिशिएट किया जाता है इन द कंजम्पशन, जो कन्फर्स करता है एक्सटर्नल बेनिफिट अदर्स के ऊपर। ये रिसीव किया जाता है इन द कंजम्पशन या तो प्रोडक्शन। एग्जाम्पल के अंदर कर पीपल, अगर पीपल गेट कर देता है इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट द कंटेजियस डिसीज, they will confer a social benefit to the other as well as preventing the others for getting infected। मतलब किसी को अगर डिसीज़ हो गया और वो उसको केयर कर रहा है, इम्यूनाइज कर रहा है कंटेंजियस डिसीज़ को, तो उससे क्या होता है, दूसरों को इन्फेक्शन ना फैले। ये प्रिवेंट करता है अदर्स फॉर गेटिंग द इन्फेक्शंस। ये भी एक सोशल बेनिफिट है और इसको पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी इसमें हमको कंसिडर करना पड़ता है, लेकिन इसको कंसिडर किया नहीं जाता। द प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नलिटी क्रिएट्स करता है डाइवर्जेंस प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शंस के अंदर। जब नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी एग्जिस्ट करती है तो सोशल कॉस्ट जो होती है वो एक्सीड कर जाती है प्राइवेट कॉस्ट से। क्यों प्राइवेट कॉस्ट से? क्योंकि जो ट्रू सोशल कॉस्ट है प्रोडक्शंस की वो प्राइवेट कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं की जाती। कॉस्ट ऑफ द डैमेज ऑफ द एक्सटर्नलिटीज़ जो होती है उसको ऐड नहीं किया जाता। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ जो होती है वो इम्पोज करती है कॉस्ट ऑन द सोसाइटी टू द एक्सटेंड बियॉन्ड द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एज एन ओरिजिनल इंटेंट एंड बॉर्न बाय द प्रोड्यूसर्स। अगर प्रोड्यूसर्स इसको अकाउंट नहीं करते एक्सटर्नलिटी को तो ओवर प्रोडक्शन हो जाता है और मार्केट फेल हो जाता है। एक्सटर्नलिटीज़ जो होती है वो कॉज करती है मार्केट इन्फ्लुएंस को, क्योंकि ये हिंडर कर देती है एबिलिटी ऑफ द मार्केट प्राइस को, जो कन्वे करता है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशंस अबाउट हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है। मतलब ये यहाँ पर जो अजम्पशंस होते हैं वो एक्यूरेट नहीं हो पाते बिकॉज क्योंकि एक्सटर्नलिटीज़ को हम लोग ध्यान में नहीं लेते। इससे कितना प्रोड्यूस करना है उसको परफेक्टली हम लोग आइडेंटिफाइड नहीं कर पाते एंड हाउ मच टू कंज्यूम, और कितना कंज्यूम करना है उसको भी हम लोग परफेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसीज़ क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसीज़ रेफर करता है डेलिब्रेट पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की जहाँ पर अप्लाइड किया जाता है कर्टल एग्रीगेटेड डिमांड एंड कंसिक्वेंटली द लेवल ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अदर वर्ड्स में बोला जाए तो फिस्कल पॉलिसीज़ एम करता है एलिमिनेट करने के लिए इन्फ्लेशनरी गैप को। ये अचीव करता है अडॉप्ट करने में पॉलिसी को। मेजर्स करता है ये कि जो रिज़ल्ट हो जाए एग्रीगेटेड डिमांड जो है, एग्रीगेटेड डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी लेफ़्ट साइड पे, जिससे इक्विलिब्रियम जो होता है वो एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ऑफ रियल जीडीपी। दिस कैन बी अचीव। ये कैसे अचीव किया जा सकता है? अगर हम लोग डिक्रीज़ कर दे गवर्नमेंट स्पेंडिंग को, जो टोटल अमाउंट ऑफ द मनी अवेलेबल है इकोनॉमी के अंदर अगर वो रिड्यूस्ड हो जाए, जिससे क्या होगा, ट्रिम डाउन हो जाएगा एग्रीगेटेड डिमांड, यानी एग्रीगेटेड डिमांड कट हो जाएगी। इंक्रीज़ इन द पर्सनल इनकम टैक्स, रिड्यूस कर देगा डिस्पोजेबल इनकम्स। कैसे? फॉल करने से कंजम्पशन, डिस्पोजेबल इनकम अगर कम हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा, कंजम्पशन स्पेंडिंग जो है वो भी कम हो जाएगी, एग्रीगेटेड डिमांड भी कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, तो कैसे ये कम हो जाएगी, तो इंक्रीज़ कर दो अगर टैक्सेस को, बिजनेस प्रॉफिट रिड्यूस हो जाते हैं और सरप्लसेस जो है वो अवेलेबल हो जाती है, रिड्यूस प्रॉफिट भी रिड्यूस हो जाता है और सरप्लस भी कम हो जाती है बिज़नेस की, जिसके रिजल्ट से फर्म जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर पाती, जिससे एग्रीगेटेड डिमांड जो है वो भी कम हो जाती है। इंक्रीज टैक्सेस से डैम्पेन कर किया जाता है प्रोस्पेक्टस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ prospects of the profit of potential entrants who will respond by holding back the fresh investment। यानी इससे क्या हो जाता है, टैक्स इंक्रीज़ होने से फर्म अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा नहीं पाती है और वो होल्ड भी नहीं कर पाती है फ्रेश इन्वेस्टमेंट, यानी अगर वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी ले नहीं पाती है। कॉम्बिनेशंस भी कर सकते हैं, डिक्रीज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंक्रीज इन द पोटेंशियल एंड इंक्रीज इन द पर्सनल इनकम टैक्स एंड और द बिजनेस टैक्स। यानी कॉम्बिनेशंस भी ले सकते हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग को डिक्रीज़ कर दिया जाए और इंक्रीज़ कर दिया जाए पर्सनल इनकम टैक्स को या तो बिजनेस टैक्स को, जिससे फर्म एंड इंडिविजुअल के हाथ में पैसा नहीं बचेगा और वो लोग कम स्पेंडिंग कर पाएंगे, डिमांड भी कम हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी। हाउ डस द फिजिकल पॉलिसी रिड्यूसेस द इनइक्वालिटीज़ ऑफ द इनकम एंड द वेल्थ ऑफ द कंट्री? कैसे फिजिकल पॉलिसी रिड्रेस करता है इनइक्वालिटीज़ को, इनकम एंड वेल्थ ऑफ द कंट्रीज़ को?
तो रिड्रेसल ऑफ द इनइक्वालिटीज़ ऑफ द इनकम एंड द वेल्थ थ्रू द फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसीज इन्वॉल्व करता है यूज़ ऑफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशंस, बोरोइंग, इन्फ्लुएंस करने के लिए पैटर्न्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एंड लेवल ऑफ द एग्रीगेटेड डिमांड को, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को। मैनी डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक्स, डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी फेस कर रहे हैं चैलेंजेस जहाँ पर रेज हो रही है इनइक्वालिटीज़, इनकम एंड अपॉर्चुनिटीज़। जो डिस्ट्रीब्यूशंस होता है इनकम का सोसाइटी के अंदर, वो इन्फ्लुएंस किया जाता है फिजिकल पॉलिसीज़ के द्वारा, डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। वाइल जो करंट डिस्पोजेबल इनकम्स होती है इंडिविजुअल की एंड कॉरपोरेट की, वो डिपेंड करता है ऑन द डायरेक्ट टैक्स पोटेंशियल्स फॉर द फ्यूचर अर्निंग्स इज़ इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेशंस फिजिकल पॉलिसीज चॉइस। देयरफॉर इस वजह से जो टैक्स स्ट्रक्चर्स है वो केयरफुली फ्रेम किया जाता है ताकि एडवर्स इम्पैक्ट हो प्रोडक्शन एंड एफिशिएंसी के ऊपर। Redistributed fiscal policies and extent of the spending on the redistribution should be consistent with the microeconomic policies objectives of the nations। यानी यहाँ पर किसको कंसिडर किया जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशंस को कंसिडर किया जाता है। उसके बाद है नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज़ को डिस्कस कीजिए, क्या उसके कंसिक्वेंसेस होते हैं उसको भी डिस्कस कीजिए। तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ जो है वो इनिशिएट करता है प्रोडक्शंस के अंदर, जो इम्पोज करता है एक्सटर्नल कॉस्ट को अदर्स के ऊपर, जो रिसीव्ड किया जाता है बाय अनदर इन कंजम्पशन या द प्रोडक्शंस के अंदर। एग्जांपल्स के अंदर देखिएगा तो नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी अकर्स होता है जब फैक्ट्री जो है वो प्रोड्यूस करता है एल्यूमिनियम और वो डिस्चार्ज करता है अनट्रीटेड वाटर वेस्ट नियर बाय रिवर के अंदर। कंसिक्वेंसेस क्या होता है? तो पॉल्यूट हो जाता है वाटर, जिससे हेल्थ एजार्ट हो जाता है पीपल जो उसको यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग के लिए और बाथिंग के लिए। पॉल्यूशंस ऑफ द रिवर्स अफेक्ट करता है फ़िश को भी, जहाँ पर क्या होता है जो आउटपुट होता है मतलब जो फिशरमैन है वो लेस फिशेस को कैच कर पाता है क्योंकि लॉस ऑफ द फिश रिसोर्सेज हो जाता है, फिश मर जाती है, इसलिए वो लोग कम फिशरमैन फिशेस को कैच कर पाता है, कम फिशेस को कैच कर पाता है फिशरमैन, क्योंकि फिशेस पॉल्यूटेड वाटर से मर चुकी होती है। द फॉर्मल is the case where the negative production externality is received in the consumptions and later presents a case of the negative production externality received in the productions। यहाँ पर बताया गया है कि जो ऊपर दिया गया था ये वाला केस वो क्या है, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी है जो कि कंजम्पशंस के तौर पे है, और जो सेकंड वाला दिया गया है वो प्रोडक्शन के तौर पे है। हाउ इज़ द एग्रीगेटेड कंजम्पशन फंक्शन अफेक्ट, अगर इम्प्लीमेंटिंग किया जाएगा, अगर इम्पेंडिंग वॉर, अगर वॉर हो जाती है, अगर वॉर एक्सपेक्टेड हो जाती है कि रिज़ल्ट, उसके रिज़ल्ट से क्या होगा, वॉर के रिज़ल्ट से शॉर्टेज हो जाएगा गुड्स एंड अडॉप्शंस ऑफ द रेशनिंग सिस्टम्स। तो यहाँ पर क्या है इसकी इफ़ेक्ट आएगी, तो इफ़ेक्ट हो जाएगी एग्रीगेटेड कंजम्पशन फंक्शंस के ऊपर। तो क्या इफ़ेक्ट होगी, अगर इम्पेंडिंग वॉर एक्सपेक्ट की जाती है तो उसके रिजल्ट से शॉर्टेज हो जाता है गुड्स एंड एडॉप्शंस ऑफ द रेशनिंग सिस्टम्स इज़ एसेंशियल एज द वॉर हैपन। वॉर की वजह से लेस सप्लाई हो जाती है एंड जो डिमांड हो जाती है वो हाई होती है, जिससे इंक्रीज़ हो जाता है प्राइस और रिड्यूस हो जाता है डिस्पोजेबल इनकम, एंड क्या रिड्यूस हो जाता है, एग्रीगेटेड कंजम्पशंस भी रिड्यूस हो जाता है। इससे क्या होता है, शिफ्ट हो जाती है एग्रीगेटेड कंजम्पशन फंक्शन डाउनवर्ड की साइड पे। इंक्रीज कॉस्ट फॉर स्टील, ऑयल एक्सेट्रा आर एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन द हायर प्राइसेस फॉर द कंज्यूमर गुड्स। इंक्रीज़ हो जाता है अगर स्टील, ऑयल और का कॉस्ट, तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि रिज़ल्ट हो जाएगा हायर प्राइस कंज्यूमर गुड्स के लिए, मतलब जो भी गुड्स उससे बन रहा है उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो जो प्राइस होता है गुड्स एंड सर्विसेज का वो डिटरमाइंड किया जाता है इंटरैक्शंस ऑफ द सप्लाईज एंड द डिमांड ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज के बेस पे। अगर कॉस्ट ऑफ द स्टील्स एंड ऑयल प्राइस अगर ऊपर चले जाते हैं तो प्रोड्यूसर जो है उसके पास इंसेंटिव्स होता है कि वो प्रोड्यूस करे अर्लियर लेवल पे, मतलब पहले से ही परचेस कर ले प्राइस हाई होने से पहले और तभी वो प्रोड्यूस कर ले, ये उसका इंसेंटिव्स होता है, जिससे रिड्यूस हो जाती है सप्लाई
इन द इकोनॉमी। सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है इकोनॉमी में, जिसके रिजल्ट से इंक्रीज़ हो जाती है डिमांड और उससे प्राइस भी अप हो जाती है, जिससे एग्रीगेटेड कंजम्पशन फंक्शंस जो है वो डिक्लाइन हो जाता है। द लीडरशिप assures that the economic policy is bringing the recessions to an end। तो लीडरशिप जो है वो अश्योर्स करता है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो कहाँ तक आ जाएगी, रिसेशंस के एंड तक आ जाएगी। लेकिन जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है वो कैरी करता है जेस्टेशंस पीरियड टू बिकम इफेक्टिव एंड गिविंग बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिजल्ट, जिससे अश्योरेंस होता है कि इंक्रीज़ नहीं होगा एग्रीगेटेड कंजम्पशन फंक्शन। ये इफ़ेक्ट करता है दोनों को, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स को, जहाँ पर प्राइस लेवल जो मेंटेन किया जाता है इक्विलिब्रियम लेवल पे, जहाँ पर कंज्यूमर्स जो है वो कंज्यूम करते हैं प्री रिसेशन स्टेज पे एंड प्रोड्यूस भी करते हैं ज़्यादा, एंड प्रोड्यूसर्स भी टू, प्री रिसेशन स्टेज पे एंड प्रोड्यूसर्स टू, मतलब प्रोड्यूसर्स भी क्या करते हैं, प्री रिसेशन स्टेज पे कंज्यूम कर लेते हैं, मतलब रॉ मटेरियल परचेस करके रख देते हैं रिसेशंस आने से पहले ही। उसके बाद क्या है, उसके बाद है सी, देखते हैं, कमेंट कीजिए रोल ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशंस फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस। क्या रोल होगा गवर्नमेंट इंटरवेंशन का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर। तो मेजर फंक्शंस जो है प्रेजेंट डे के अंदर गवर्नमेंट का, वो इन्वॉल्व करता है चेंजिंग पैटर्न ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज़, जिससे मार्केट जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगा और मोर सोशल ऑप्टिमम एंड इक्लिटेरियंस वन हो जाएगा, मतलब इक्वल्स हो जाएगा। गवर्नमेंट जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट करती है कैसे, एक्सपेंडिचर साइड से या तो रेवेन्यू साइड से ऑफ द बजट। ऑन दी एक्सपेंडिचर साइड अगर हम लोग देखें तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फ्री या तो सब्सिडाइज एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, फूड एंड बेसिक गुड्स एक्सेट्रा, जो कि डिज़र्व करते हैं पीपल, यानी जो पीपल डिज़र्व करते हैं उसको वो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। ऑन द रेवेन्यू साइड में देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो किया जाता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशंस के बेसिस पे, यानी जो ज़्यादा कमा रहा है उसके पास से ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। इनइक्वालिटीज़ एंड resulting the loss of the social welfare is sought to be tackled by the government through an appropriately framed tax and transferred policy। पूरा टैक्सेशन को फ्रेम किया जाता है कि कैसे टैक्स लिया जाएगा, और ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ भी बनाई जाती है जिससे वेलफेयर होता है और गवर्नमेंट उसको सबको टैकल करती है। इन्वॉल्व्स किया जाता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशंस कंबाइंड विद द प्रोविजंस ऑफ द सब्सिडीज़ टू लो द इनकम हाउस होल्ड, proceed from progressive taxes में यूज टू फाइनेंस द पब्लिक सर्विसेज स्पेशली, यानी ये जो प्रोग्रेसिव टैक्सेस से जो भी पैसा कलेक्ट होता है वो किसके फाइनेंस के लिए लगता है, पब्लिक सर्विसेज के लिए लगता है। स्पेशली किसके लिए होता है, तो पब्लिक हाउसिंग के लिए, पर्टिकुलरली बेनिफिट लो पीपल के लिए। फ्यू एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो एसेंशियल फूड किट्स जो है वो दिया जाता है सब्सिडाइज प्राइस पे बीपीएल हाउस होल्ड को, फ्री या तो सब्सिडाइज एजुकेशन दिया जाता है, हेल्थ केयर दिया जाता है, हाउसिंग दिया जाता है, रेशनिंग दिया जाता है, बेसिक गुड्स दिया जाता है एक्सेट्रा डिजर्विंग पीपल को। इसके बाद देखते हैं नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसीज़ एंड डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसीज़ का डिफरेंट बताइए। तो जो नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसीज़ है उसको हम लोग, वो क्या है, तो उसको क्या बोला जाता है, ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र भी बोला जाता है, जहाँ पर चेंजेस जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं विदाउट एक्सप्लिसिट एक्शंस बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है अलग से कोई। डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसीज़ क्या होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट को एक्शंस लेना पड़ता है डेलिबरेटली, यानी खुद से हो गए,
चेंजेस इन द लेवल ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस, यानी उसको एक्सपेंडिचर्स बढ़ाने कम करने पड़ते हैं और टैक्सेस के अंदर भी प्रोग्रेसिव टैक्सेस लगाना पड़ता है इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस करने के लिए लेवल ऑफ द नेशनल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइसेस। इनको क्या करने के लिए, इनको इन्फ्लुएंस करने के लिए गवर्नमेंट को लगाना पड़ता है डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसीज़। पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स एंड द ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करता है मेजर एग्जांपल। ये सारे मेजर एग्जांपल है नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसीज़ के। डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसीज़ का क्या है, तो स्पेसिफिक एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ जो दी जाती है एंड कंसेशंस जो दिए जाते हैं वो एग्जांपल है डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसीज़ का। नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसीज़ जो है वो सेट की जाती है, वो सेट करती है पॉलिसीज़ जो बिल्ड करता है सिस्टम स्टेबलाइज़र को इकोनॉमी के अंदर, जिससे ग्रोथ होती है फास्टली या तो स्लोली। यानी अगर ग्रोथ को फास्ट करना हो या तो स्लो करना हो तो क्या किया जाता है, नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसीज़ बनाई जाती है स्टेबलाइज्ड करने के लिए इकोनॉमी को। डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसीज़ जो है, डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसीज़ जो है वो कंसिस्ट करता है एक्शंस, यानी इसके अंदर एक्शंस लिए जाते हैं टाइम प्रॉब्लम्स के लिए, उसको ऑल्टर करने के लिए, इकोनॉमी के अंदर मोमेंटम बनाने के लिए। दस जो एम है इसका वो क्या है, एंटी साइक्लिकल या तो प्रो साइक्लिकल। एंटी साइक्लिकल मतलब डिक्रीज़ करना और प्रो साइक्लिकल मतलब इंक्रीज़ करना। नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसीज इंश्योर करता है कि सेल्फ करेक्टिंग हो जाए फिस्कल रिस्पॉन्स, यानी खुद से ही सब कुछ करेक्ट हो जाए, फिस्कल रिस्पॉन्स हो जाए। डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसीज़ जो है वो इम्प्लाइज करता है इम्प्लीमेंटेशन लैग्स एंड इज़ नॉट ऑटोमेटिकली रिवाइज्ड व्हेन द इकोनॉमी कंडीशंस चेंजेस। मतलब इकोनॉमी की कंडीशन जैसे चेंज होती है तो ये खुद से चेंज नहीं होता है, यहाँ पर लैग आ जाता है, इम्प्लीमेंटेशन लैग आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंट कर रही होती है। क्रेडिट मल्टीप्लायर, व्हाट विल बी द बी का सेकंड देखते हैं, व्हाट विल बी द टोटल मनी क्रेडिट created by the commercial bank system for an initial deposit of 500 अगर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो 0.04 है, 0.06 है, 0.10% है रेस्पेक्टिवली कंप्यूट करके बताइए क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर देखेंगे तो 0.04 के लिए कितना आएगा 25, 0.06 के लिए 16.67 और 0.10 के लिए 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर क्रेडिट क्रिएशन देखें तो इनिशियल डिपॉजिट को मल्टीप्लाई किया जाता है क्रेडिट मल्टीप्लायर से। तो इनिशियल डिपॉजिट हमारा कितना है 500 का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो कितना आएगा 12,500। फिर सेकंड के अंदर देखेंगे तो 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 16.67 तो 833.33 आ जाएगा, और वैसे ही 500 को मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 5,000 आ जाएगा। What are the common objectives of the fiscal policy? क्या common objectives है fiscal policies के? तो fiscal policies जो है वो इन द नेचर्स ऑफ द डिमांड साइड पॉलिसीज़ होती है। इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी जो है जो कि प्रोड्यूस कर रही है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, उसको रिक्वायर्ड नहीं होता गवर्नमेंट का एक्शंस कोई भी इन फॉर्म ऑफ द फिस्कल पॉलिसीज़। कॉमन ऑब्जेक्टिव्स जो है फिस्कल पॉलिसीज़ के वो क्या है, तो अचीव करना है एंड मेंटेन करना है फुल एम्प्लॉयमेंट, मेंटेन करना है प्राइस स्टेबिलिटी को, एक्सीलरेट करना है रेट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द इनकम एंड वेल्थ करना है, आइडेंटिफाई द मार्केट आउटकम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, प्लेइंग ऑफ द लाउड म्यूजिक एट अ नाइट रिजल्टिंग इन इनएबिलिटी टू स्लीप। मतलब ये क्या होता है, मार्केट आउटकम्स को हमको बताना है। तो अगर हम लोग लाउड म्यूज़िक को प्ले करते हैं रात के समय पे, जिससे हम दूसरे लोग सो नहीं पाते, तो वो क्या होता है, आउटकम क्या होता है इसका, तो नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी होता है। यहाँ पर ओवर प्रोडक्शंस हो गया है। वियरिंग ऑफ द मास्क पहनना है कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे, तो ये आउटकम क्या है, पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी है मार्केट का आउटकम। क्यों, क्योंकि हम लोग प्रिवेंट कर रहे हैं दूसरों को इन्फेक्ट होने से। बी देखते हैं, व्हाट बी नहीं
कौन सा देखेंगे, डी देखेंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस सीलिंग्स एंड द प्राइस फ्लोर। तो प्राइस सीलिंग क्या होता है, जब प्राइस सर्टेन एसेंशियल कमोडिटीज़ का राइज हो जाता है एक्सक्लूसिवली, यानी जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, रिस्टोर करती है, मतलब उसको वापस लेकर आती है, कैसे, कंट्रोल लगा के, इन फॉर्म ऑफ द प्राइस सीलिंग के फॉर्म में, फॉर द फॉर मेकिंग द रिसोर्सेज या तो कॉमनली अवेलेबल टू ऑल एट अ रीजनेबल प्राइस, यानी सभी को वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो सके रीजनेबल प्राइस पे, इसलिए गवर्नमेंट क्या लेके आती है, प्राइस सीलिंग लगाती है। एग्जांपल देखें तो मैक्सिमम प्राइस फूड ग्रेन्स का एंड एसेंशियल आइटम्स का सेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा जब स्कैरसिटी होती है, तब प्राइस सीलिंग जो है वो सेट किया जाता है बिलो द प्रिवेलिंग मार्केट क्लियरिंग प्राइस, यानी मार्केट क्लियरिंग प्राइस से कम रखा जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे जनरेट हो जाए एक्सेस डिमांड ओवर द सप्लाई। प्राइस फ्लोर क्या होता है, तो गवर्नमेंट इंटरवेन करती है मैनी प्राइमरी मार्केट के अंदर, जो सब्जेक्ट करता है टू एक्सट्रीम एज वेल एज अनप्रिडिक्टेड फ्लक्चुएशन इन द प्राइस, यानी एक्सट्रीम और अनप्रिडिक्टेड फ्लक्चुएशन प्राइस को गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उसके ऊपर कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर जो क्रॉप्स हैं, बहुत सारे क्रॉप्स हैं जो कि गवर्नमेंट इनिशिएट करती है कि उसके ऊपर एमएसपी होना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए। ये प्रोग्राम एज वेल एज प्रोक्योरमेंट बाय द गवर्नमेंट, ये प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाती है, और गवर्नमेंट क्या करती है, खुद भी परचेस कर लेती है। क्या परचेस कर लेती है, तो ये सारे क्रॉप्स जो हैं ये परचेस कर लेती है गवर्नमेंट परचेस करती है, कैसे, गवर्नमेंट एजेंसीज से सपोर्टिव प्राइस देकर। जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है, गारंटी करना कि स्टेडी एंड एश्योर्ड इनकम हो जाए फार्मर्स को स्टेडी एंड एश्योर्ड इनकम मिल जाए। इन केस जो मार्केट प्राइस अगर फॉल हो जाता है बिलो एमएसपी, तो गवर्नमेंट गारंटी करती है कि एमएसपी तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। द फॉलोइंग डायग्राम इलस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द प्राइस फ्लोर। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे प्राइस दिया गया है, वाई एक्सिस पे क्वांटिटी दिया गया है, डिमांड आ रही है और सप्लाई है। तो जब 75 का प्राइस था तो डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे थे क्यू के ऊपर। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे थे, क्यू के ऊपर, मतलब 75 के प्राइस के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था। अभी जब प्राइस 150 का हो जाएगा तो प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी, Q1 की हो जाएगी, मतलब यहाँ पर बिकेगा कितना, सिर्फ Q1 जितना ही बिकेगा। पहले कितना बिक रहा था, Q जितना बिक रहा था 75 के प्राइस पे। और यहाँ पर ये जो डिफरेंस है, जब 75 से 150 तक गए तो क्या हो गया, कम बिकना चालू हो गया, मतलब Q1 तक का ही बिकना चालू हो गया। तो अभी क्या करेगा गवर्नमेंट खुद परचेस कर लेगा, और खुद परचेस करेगा तो फिर क्या होगा, प्राइस फ्लोर लगा के खुद परचेस करेगा, तो प्राइस फ्लोर लगाएगा और खुद भी परचेस करेगा। मतलब इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो Q1 से Q तक का है वहाँ तक तो मिनिमम सेलिंग प्राइस पे बिकेगा, और फिर Q2 तक जाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगा, खुद परचेस कर लेगा। तो जो Q2 से Q1 तक पहुँचा था वो अभी Q से Q1 तक पहुँचा था वो अभी Q2 तक आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो भी डिफरेंस होगा, Q2 और Q1 के बीच का डिफरेंस होगा वो कौन फुलफ़िल करके दे देगा, गवर्नमेंट फुलफ़िल करके दे देगा एमएसपी लगाकर, या तो क्या लगाकर क्या लगाकर खुद परचेस करके, गारंटी दे के खुद परचेस कर लेगा। एमएसपी प्रिवेल करेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ख़ुद भी परचेस कर लेगा गवर्नमेंट की एजेंसीज के थ्रू, जिससे क्या होगा, फार्मर्स का एश्योर्ड इनकम एंड स्टेडी गारंटीड मिलेगी। जब प्राइस फ्लोर्स जो सेट किया जाता है अबाव द क्लियर मार्केट प्राइस से, तो सप्लायर्स एनकरेज्ड हो जाता है और वो ओवर सप्लाइड कर देता है, एंड देयरफॉर जो एक्सेस सप्लाईज होता है वो ओवर डिमांड हो जाता है। तो 150 के प्राइस पे अबाव द मार्केट डिटरमेंट इक्विलिब्रियम प्राइस, मतलब 75 से अबाव हो गया 150, इसके लिए मार्केट की डिमांड जो है वो कितनी हो जाएगी, Q1 हो जाएगी, लेकिन मार्केट की सप्लाई कितनी हो गई, Q2 हो गई।
मार्केट की डिमांड कितनी हो गई, सॉरी, मार्केट की 150 अगर MSP कर दिया तो जो इक्विलिब्रियम 75 पे था उससे क्या हो जाएगा, डिमांड जो था वो कितनी थी, Q1 पे थी, और डिमांड बढ़ के डिमांड Q1 पे थी और सप्लाई कितनी थी, Q2 पे थी। डिमांड किस पे थी, Q1 पे थी, और सप्लाई Q2 पे थी। तो मतलब जो डिफरेंस होगा Q1 से Q2 का, वो कौन, गवर्नमेंट बेयर कर लेगा, और गवर्नमेंट MSP पे उसको परचेस कर लेगा, और गवर्नमेंट क्या करेगा, गारंटी देगा उसको परचेस करने के लिए, या तो गवर्नमेंट अपने एजेंसी के थ्रू परचेस कर लेगा, एजेंट्स के थ्रू, जिससे क्या हो जाएगा, फार्मर्स को लॉस नहीं होगा, और स्टेडी गारंटीज एंड एश्योर्ड इनकम मिल जाएगी फार्मर्स को। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स क्या है डिस्क्रिशनरी पॉलिसीज़ की, के कॉन्ट्रैक्ट के काउंटरैक्ट फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लैग्स आ रहे हैं जब हम लोग फिजिकल पॉलिसीज़ को इन्वॉल्व कर रहे हैं। वो लैग्स कौन से हैं आप वो बताइए। तो लैग्स इन द फिजिकल पॉलिसीज़, बिगेस्ट प्रॉब्लम है डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसीज़ की कि कॉन्ट्रैक्ट फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लैग्स आ रहे हैं जो कि इन्वॉल्व हो रहे हैं फिजिकल पॉलिसीज़ के एक्शंस के अंदर। सिग्निफिकेंस लैग्स कौन से, तो रिकॉग्नाइजेशन लैग्स है, डिसीजन लैग्स है, रिकॉग्नाइजेशन लैग्स, डिसीजन लैग्स, इम्प्लीमेंटेशन लैग्स एंड इम्पैक्ट लैग, ये सारे लैग हम लोग आगे देख लेते हैं। डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, अगर एग्रीगेटेड डिमांड जो है फॉर एन अमाउंट ऑफ द आउटपुट अगर वो लेस हो जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द आउटपुट से, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि डेफिशिएंट डिमांड हो गई है, और डेफिशिएंट डिमांड से डिफ्लेशनरी गैप आता है। डिफ्लेशनरी गैप मेजर्स करता है एक्सटेंट ऑफ द डेफिशिएंसी एग्रीगेटेड डिमांड के अंदर जो कॉस्ट की जाती है इकोनॉमिक इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन एंड एम्प्लॉयमेंट टू डिक्लाइंस। इससे क्या होता है, परचेजिंग जो होता है इकोनॉमी के अंदर वो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, यानी परचेसिंग पावर जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो माइक्रो इक्विलिब्रियम जो होता है, माइक्रो इक्विलिब्रियम जो होता है वो अकॉर्ड होता है एट अ लेवल ऑफ द जीडीपी लेस देन द पोटेंशियल जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी से कम हो जाता है, जिससे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। यहाँ पर रेट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है नेचुरल रेट से। यहाँ पर इसका डायग्राम दे दिया गया है, एक्स एक्सिस पे क्या लिया गया है, आउटपुट या तो इनकम, वाई एक्सिस पे एग्रीगेटेड डिमांड ले लिए गए है। 45 डिग्री के ऊपर C+/I फर्स्ट का कितना आ रहा था, F के ऊपर C+/I, जहाँ पर क्या हो रहा है, E के ऊपर हमारा, जहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, जहाँ पर हमारा F के ऊपर आ रहा है क्या, इक्विलिब्रियम अभी, और M के ऊपर क्या है, आउटपुट है हमारा। और अगर हम लोग देखें सेकंड, तो अगर एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाती है, ज़ीरो से ऊपर हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, जी के ऊपर इक्विलिब्रियम आएगा, और एफ और जी के बीच का डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, डिफ्लेशनरी गैप बोलेंगे। सेकंड देखते हैं, राइट डाउन द नेम ऑफ द फिजिकल फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक सिस्टम, फॉलोइंग केसेस हमको दे दिए गए हैं। गवर्नमेंट इम्पोज करेगी हायर टैक्सेस टबैको प्रोडक्ट के ऊपर इन द यूनियन बजट, तो ये क्या है, एलोकेशन फंक्शंस है। गवर्नमेंट स्कीम प्रोवाइड कर रही है फ्री राशंस टू द BPL फैमिलीज़, ये क्या है, रिडिस्ट्रीब्यूशन या तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है सब्सिडीज़ फार्मर को परचेस करने के लिए यूरिया फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, ये एलोकेशन फंक्शन है। इंक्रीज़ हो रहा है इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ द रिसेशन, ये क्या है, स्टेबलाइजेशन फंक्शन है। इसके बाद देखते हैं कौन सा है, सेकंड का फर्स्ट देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, सेकंड का फर्स्ट देखते हैं। मेंशन कीजिए नेम ऑफ द एक्सटर्नलिटीज़, क्या करना है, मेंशन करना है नेम ऑफ द एक्सटर्नलिटीज़ अलॉन्ग विद द रीज़न। एक रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो प्रोवाइड कर रही है ट्रेनिंग उसके एम्प्लॉयज़ को लर्न करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ड्यूरेबल रोड बनाने के लिए। तो एग्जांपल ये क्या है, पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज़ का है, रिसीव्ड इन द प्रोडक्शंस, जहाँ पर
जो फर्म है वो ऑफ़र कर रही है ट्रेनिंग उसके एम्प्लॉयज़ को ताकि इंक्रीज़ हो जाए उनकी स्किल, तो फर्म क्या जनरेट कर रही है, पॉजिटिव बेनिफिट जनरेट कर रही है, जिससे अदर फर्म्स को भी बेनिफिट मिलेगा जब अगर वर्कर्स को वो हायर करेगी अदर फर्म्स, इन वर्कर्स को जब ये वर्कर्स चेंज कर देंगे अपनी जॉब को, तब पीपल टेकिंग द कोविड बूस्टर डोज हैप्पीली, ये भी पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी है। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो कंजम्पशन जो है वो कंफर्म किया जाता है, एक्सटर्नल बेनिफिट जो दूसरों को मिलता है कंजम्पशन या तो प्रोडक्शन के तौर पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पीपल कोविड बूस्टर ले रहे हैं हैप्पीली, तो उससे क्या होगा, तो कंटेजियस डिसीज़ जो है वो कम हो जाएंगे, यानी जो इन्फेक्शन से होता है वो कम हो जाएगा कोविड का, जिससे सोशल बेनिफिट होगा और ये प्रिवेंट करता है अदर गेटिंग द इन्फेक्टेड, मतलब दूसरों को नहीं होगा कोविड। तो ये क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी हो गया। रीज़न बताइए। मार्केट आर, यहाँ पर बी का सेकंड देखते हैं। मार्केट आर अमेजिंगली competent in organizing the activities of the economy as they are generally efficient and capable of achieving the optimal allocations of the resources. How the market failure occurred, discuss briefly any two reasons leading the market failure। दो रीज़न बताने हैं। तो रीजंस लीडिंग द मार्केट फेलियर क्या है, तो मार्केट पावर, जो मार्केट का पावर होता है मतलब मोनोपोली, जहाँ पर एबिलिटी होती है फर्म को प्रॉफिट रेस करने की, मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस को ओवर कर देगी, मतलब प्राइजेस जो होंगे गुड सर्विस को उसको ज़्यादा कर देगा फर्म, उसके मार्जिनल कॉस्ट ओवर इट्स मार्जिनल कॉस्ट, यानी मार्जिनल कॉस्ट को घटाने के लिए जो फर्म है मार्केट पावर प्राइस मेकर्स, द फर्म दैट हैव द पावर, जो भी फर्म के पास मार्केट पावर होगा वो क्या करेगा, प्राइसेस जो होंगे उसको बढ़ा देगा, एंड इससे क्या होगा, उसका पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। एक्सटर्नलिटीज़ देखते हैं। समथिंग दैट one individual does may have at its marginal some effects of on the other, मतलब पॉजिटिव या तो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होती है। इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द मार्केट प्राइस मैकेनिज़्म, ये कोई मार्केट प्राइस मैकेनिज़्म का पार्ट नहीं है। एक्सटर्नलिटीज़ जो है वो कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर होती है, जो इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है अदर कंजम्पशंस या तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को। इसकी इफ़ेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं की जाती डायरेक्टली इन द मार्केट प्राइस, मतलब अकाउंट नहीं की जाती। पब्लिक गुड्स देखते हैं, तो पब्लिक गुड्स जो है वो उसका कोई मीनिंग नहीं होता डिमांड का उसके लिए, बिकॉज क्योंकि वो peculiar characteristics of the public goods है, such as indivisibility, non-excludability, non-rivalry, competitive private market, जो फेल कर जाता है जनरेट करने के लिए इकोनॉमिक एफिशिएंट आउटपुट ऑफ द पब्लिक गुड्स। अगर इंडिविजुअल्स ऑफ़र नहीं करते पे करने के लिए पब्लिक गुड्स, तो मार्केट फेल हो जाता है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इस एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशंस, एडवर्स सिलेक्शंस एंड मोरल हैज़र्ड अफेक्ट करते हैं एबिलिटी मार्केट की, जिससे क्या हो जाता है, एफिशिएंट अलोकेशंस ऑफ द रिसोर्सेज नहीं हो पाता, इस वजह से भी मार्केट फेल हो जाता है।